हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत आज हम लोग राम मनोहर लोहिया के पॉलिटिकल आइडियाज क्या रहे हैं, उनके थॉट क्या रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट बायोग्राफी जानेंगे राम मनोहर लोहिया की। फिर उनके क्या मेजर्स वर्क रहे हैं उसको देखेंगे। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन नेशनल जो मूवमेंट्स रहा है उसमें। फिर वो कौन कौन से मूवमेंट्स में इंडिपेंडेंस के बाद पार्टिसिपेट करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। उनका नॉन कांग्रेसिज्म का जो मूवमेंट रहा है, प्रोग्राम रहा है, उसको भी देखेंगे। लोहिया का सोशलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट रहा है उसको देखेंगे। उनका न्यू सोशलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट रहा है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लोहिया ने सप्त क्रांति जो दी थी वो सप्त क्रांति क्या थी उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग लोहिया के 4 पिलर स्टेट्स जो चौखंबा राज्य के नाम से जाना जाता है उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल यूनिट जो टेक्नोलॉजी रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। और उनका जो विश्वास रहा है लिटरेसी और हिंदी लैंग्वेज को लेकर उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो राम मनोहर लोहिया आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम्स के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उनको हम लोग डिटेल में समझने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उनका जो शॉर्ट बायोग्राफी है वो। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, इनका जो जन्म हुआ था ये अकबरपुर में हुआ था, यूपी में। मार्च 23 1910 1910 में इनका जन्म हुआ था। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो अकबरपुर में होती है। इसके बाद वो हाई स्कूल अपना पास करते हैं मुंबई से फर्स्ट डिवीजन में। इनकी जो इंटरमीडिएट जो एजुकेशन होती है वो बनारसी से होती है, जो 1925 से 1927 के बीच प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये ग्रेजुएशन अपना कलकत्ता यूनिवर्सिटी से करते हैं, जिन्हें फर्स्ट डिवीजन प्राप्त होता है बीए इन इंग्लिश ऑनर्स में। ठीक। ग्रेजुएशन के बाद ये जर्मनी चले जाते हैं, जहां उन्हें वो मास्टर्स डिग्री अपने कंप्लीट करते हैं और साथ साथ वहां से उनको डॉक्टरेट डिग्री भी प्राप्त होती है। राम मनोहर लोहिया जो अपनी डॉक्टरेट की डिग्री है वो इकोनॉमिक्स में प्राप्त करते हैं 1932 में, जिसमें उनका विषय रहता है इकोनॉमिक्स ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक ना। ये होमबर्ट यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं और इनका जो गाइडेंस रहता है वो रहते हैं प्रोफेसर वारेन सोमबर्ट, जो एक नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं। ये जो है तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी एसोसिएटेड रहते हैं, जो 1934 में ज्वाइन करते हैं। जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनती है 1952 में, तो उसको भी वो ज्वाइन करते हैं, उसके साथ कुछ समय तक रहते हैं। लेकिन बाद में जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है तो वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य करते हैं। इनकी जो मृत्यु होती है वो 1967 में हो जाती है। इनके कुछ कोटेशन है जो काफी फेमस है। जैसे पहला है, पॉलिटिक्स शॉर्ट टर्म रिलीजन, रिलीजन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स। यानी जो राजनीति है वो थोड़े समय के लिए धर्म का काम करती है, लेकिन जो धर्म होता है वो लंबे समय तक राजनीति के रूप में कार्य करता है। दूसरा उनका फेमस स्टेटमेंट है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करते, यानी लिविंग कम्युनिटी डोंट वेट फॉर 5 ईयर। ये 5 साल का इंतजार नहीं करते, यानी 5 साल का इंतजार नहीं करेगी सरकार को बदलने के लिए, उसके पहले ही रिवॉल्यूशन करने की आवश्यकता होती है यदि सरकार सही से कार्य ना करे। उन्होंने आजाद दस्ता का भी फॉर्म किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान। साथ साथ उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए थे, जैसे दाम बांधो का, जाति तोड़ो का प्रोग्राम, अंग्रेजी हटाओ का प्रोग्राम, हिमालय बचाओ। ये सभी प्रोग्राम हैं जिनके लिए राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पीपल्स पावरफुल पीपल्स मूवमेंट्स को भी लीड किया है, जिसके कारण उनको काफी प्रसिद्धि मिली है। जैसे पुर्तगाल के कॉलोनियल रूल से गोवा को जो है तो आजाद कराने के लिए, राणा रिजीम्स और रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल में 1946 और 1949 में, यहाँ भी उन्होंने रिवोल्ट किया था। अब उनके हम लोग मेजर वर्क देख लेते हैं। उन्होंने जनरल जो प्रकाशित करते थे वो मैनकाइंड्स है उनके जनरल। साथ साथ उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। ये बुक्स है ऑस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में पब्लिश होती है। व्हील ऑफ हिस्ट्री उनकी जो बुक है वो 1955 में पब्लिश होती है। द कास्ट सिस्टम 1964 में पब्लिश होती है। फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 में पब्लिश होती है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1917 में पब्लिश होती है। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963 में पब्लिश होती है। इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स जो उनकी बुक है वो 1963 में पब्लिश होती है। साथ साथ उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पे, उसको भी देख लेते हैं। वो 1942 में जो इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और वो भाग लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट्स में लीड करते हैं
उनके साथ जो कार्य करते हैं वो अच्युतानंद पटवर्धन है, अरुणा आसिफ अली है, उषा मेहता है। ये सब जो है तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी दौरान वो आज़ाद दस्ता का भी निर्माण करते हैं, फॉर्म करते हैं, और इसके सेंटर कई जगह रहते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता और नेपाल। ठीक। साथ ही साथ वो कांग्रेस रेडियो स्टेशन, अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो स्टेशंस को भी ऑपरेट करते हैं। इसके बाद लोहिया को अरेस्ट कर लिया जाता है मई 1944 में मुंबई में, और बाद में उन्हें भेज दिया जाता है लाहौर फोर्ट जेल में। ठीक। लोहिया जो है तो इम्फेसिस करते हैं पॉलिसी ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कांग्रेस और कम्युनिस्ट, यानी दोनों से वो बराबर की दूरी बना के रखने के लिए बात करते हैं। साथ ही साथ वो सोशलिस्ट पार्टी के लिए बात करते हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इक्वल इम्फेसिस देना चाहिए वोट पे यानी बैलेट पे, एजिटेशन यानी जेल पे, और कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी स्पेड्स पे। ये तीन चीज के बारे में बात करते हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको इन तीनों चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक। साथ ही साथ वो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी को रीऑर्गेनाइजेशन करने की भी बात करते हैं, और वो जो स्टेट सिस्टम है उसको चौखंबा राज्य के द्वारा चलाने की बात करते हैं, जहां पर पावर और इकोनॉमी जो है तो इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और सेंटर के बीच में। इस प्रकार की ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात राम मनोहर लोहिया करते हैं। साथ ही साथ वो रिजर्वेशन पर भी अपने विचार देते हैं, उनको अपना प्रिंसिपल्स देते हैं, विशेष अवसर का सिद्धांत देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 60% जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्पेस है वो जो तो दिए जाने चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जो और ये बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन रहेगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड एमंग द माइनॉरिटीज एंड वुमेन, इन सबको वो बैकवर्ड क्लासेस में जोड़ते हैं। ठीक। और साथ ही साथ वो क्लास स्ट्रगल जो वायलेंस और पर बेस होता है, साथ क्लास एनिमीज पर बेस होता है, उसको कहते हैं कि ये होना चाहिए कलेक्टिव एक्शंस थ्रू सिविल डिसओबीडियंस और सत्याग्रह पे आधार पर होना चाहिए। और ये जो लड़ाई होती है ये इनजस्टिस के खिलाफ है, एक्सप्लॉयटेशंस के खिलाफ है और टिरेनी के खिलाफ होती है। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं राम मनोहर लोहिया इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया की आज़ादी के बाद कौन कौन से मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राम मनोहर लोहिया कई सारे मूवमेंट्स हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये मूवमेंट्स हैं अगेंस्ट द पुर्तगाली कॉलोनियल रूल इन गोवा, यानी गोवा मुक्ति के जो आंदोलन है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, उसके खिलाफ वो रिवोल्ट करते हैं। राणा रेजिम और रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्ट्रगल करते हैं रीवा स्टेट्स के लिए 1955 में। साथ ही साथ ये पीजेंट स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट करते हैं कोगडू, सिमगो और कर्नाटका में 1951 में। साथ ही साथ ये पीजेंट मूवमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कैनाल टैक्स रेट जो यूपी में बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट करते हैं। ठीक ना। साथ ही साथ ये मूवमेंट चलाते हैं मणिपुर में भी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट असेंबली, वहाँ की जो स्टेट असेंबली है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए 1955 में मणिपुर में ये मूवमेंट्स चलाते हैं। साथ ही साथ ये ऑल इंडिया सत्याग्रह भी लॉन्च करते हैं बाय द सोशलिस्ट पार्टी 1957 में, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक ना। इनको यूएसए में अरेस्ट कर लिया जाता है, जो ये प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस को, और जब वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट उनको अपोलोजाइज, क्षमा मांगता है, तो वो कहते हैं कि उनको जो क्षमा मांगना चाहिए वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से मांगना चाहिए, यानी वहाँ के जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ विद्रोह करने के कारण भी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया जो है तो हंगर मूवमेंट चलाते हैं, हंगर डेथ जो बिहार में होता है उसके लिए भी, जिसके कारण उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1965 में उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। इन मूवमेंट्स में जो ये राम मनोहर लोहिया चला रहे थे, इनमें कई बार उनको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कई बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीज किया जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के लिए 1963 में, और इनके प्रयासों के द्वारा ही पहली बार जो है तो जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट्स होती है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, मूव किया जाता है लोकसभा में। और उस दौरान जो उन्होंने जो अपना स्पीच दिया था, भाषण दिया था, वो जो है तो लैंडमार्क माना जाता है इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में। फिर हम उनको देख लेते हैं नॉन कांग्रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो क्या रहा है। लोहिया जो है तो कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आर्किटेक्ट लोहिया को जो है तो माना जाता है कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल आर्किटेक्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म का। नॉन कांग्रेसिज्म का विचार था कि उनको राम मनोहर लोहिया का कि जो इलेक्शंस है उसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स है, उनको मौका दिया जाना चाहिए और उनको राज्य में सरकारें बनाने की
कोशिश किया करने के लिए ये कार्य करते हैं, जिसका जो है तो प्रभाव देखा भी जाता है। 1967 का जो इलेक्शंस होता है तो वहाँ कई 9 जो स्टेट्स हैं, 9 राज्य हैं, उसमें नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट्स बनती है। लेकिन वो उनकी जो डेथ होती है वो अक्टूबर 1967 में 7 की ईयर के एज में उनकी डेथ हो जाती है। अब देख लेते हैं लोहिया के सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को। लोहिया फर्स्ट सोशलिस्ट थिंकर है इंडिया में जो रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट करने से रशियन और वेस्टर्न जो मॉडल ऑफ सोशलिज्म है उसको। वो फाउंडर होते हैं, फाउंडर माने जाते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, साथ साथ वो एडिटर ऑफ द चीफ ऑर्गन कांग्रेस सोशलिस्ट के भी रहते हैं। उन्होंने अपनी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप की है वो उनके जो सहयोगी रहे हैं जैसे आचार्य नरेंद्र देव, अच्युतन पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता और अदर्स के साथ मिलकर अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप की है। और पचमढ़ी कॉन्फ्रेंस जो सोशलिस्ट का होता है 1952 में, उसमें वो कुछ बेसिक पास्टुलेट देते हैं, सिद्धांत देते हैं न्यू सोशलिस्ट थ्योरी के। उनका मानना है कि जो बोथ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों जो प्रकार की आइडियोलॉजी है उसमें जो है तो सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, वो सेंट्रलाइज्ड पावर के बेस पर आधारित होता है। वो समाज में कोई भी सोसाइटी में कोई भी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में असमर्थ है। साथ ही साथ उनका मानना था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों जो है तो सेम मेथड ऑफ प्रोडक्शन पर आधारित हैं। केवल डिफरेंस ये रहता है कि जो कैपिटलिज्म होता है उसमें जो तो कुछ इंडिविजुअल्स के पास या ग्रुप्स के पास प्रॉफिट्स मेकिंग का होता है, वहीं जो कम्युनिज्म होता है उसमें इंडिविजुअल्स के प्रॉफिट का सिस्टम नहीं होता, बल्कि वहां पर सेंट्रलाइज पावर क्लास या पार्टी होती है जिसके पास मोनोपोलीज होती है बेनिफिट्स के लिए। इसमें सोसाइटी का कोई फायदा, रियलिटी में सोसाइटी को कोई बेनिफिट्स नहीं होता, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या इंडिविजुअल्स फ्रीडम के रूप में देखा जाए। ठीक ना। साथ ही साथ वो कम्युनिस्ट कंट्रीज को मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है उसको वहाँ के जो लोगों की लिविंग कंडीशंस है उसको भी जो है तो एनालाइज करते हैं, और वो मानते हैं कि ये भी जो है तो कम्युनिस्ट कंट्रीज भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, पीपल्स के फ्रीडम्स रहने में, पॉलिटिकल जो पीपल्स के कल्चर है उसको सिक्योर करने में असमर्थ रहे हैं, वो भी काफ़ी हद तक मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ना। साथ साथ वो मानते हैं कि जो सोशलिज्म है वो बिलीव करता है कि जो कैपिटलिज्म है और मिक्स्ड इकोनॉमी है इन दोनों पर बिलीव नहीं करता जो सोशलिज्म रहता है। ठीक ना। क्योंकि सोशलिज्म का मानना है कि ये दोनों जो है तो कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये सोशलिज्म के रास्ते में बाधा बन के आते हैं। ठीक ना। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है सोशलिज्म को उसको स्टेब्लिश करने के लिए हमें फ्री और डिसेंट्रलाइज सोसाइटी की आवश्यकता होगी, तभी हम एलिमिनेट कर सकेंगे कैपिटलिज्म को, और सेंट्रलाइज्ड और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है सोसाइटी का उसको भी एलिमिनेट कर सकेंगे, उससे भी बच सकेंगे। ठीक है। अब उनका जो न्यू सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट रहता है उसको देख लेते हैं। वो जो है तो राम मनोहर लोहिया जो है तो रिजेक्ट करते हैं ऑर्थोडॉक्स या ऑर्गेनाइज जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको वो मानते हैं डेड डॉक्ट्रिन और डाइंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में वो बताते हैं, और अपने जो प्रिंसिपल्स देते हैं न्यू सोशलिज्म के लिए वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वो 6 प्रिंसिपल्स हैं। ये है मैक्सिमम अटेनेबल इक्वलिटी, यानी हमको जो है तो समाज में समानता को प्राप्त करना है, सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, 4 पिलर स्टेट यानी चौखंबा राज्य का कॉन्सेप्ट देते हैं, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए लोगों के पास, और द वर्ल्ड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये सोशलिज्म के जो है तो फंडामेंटल, न्यू सोशलिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स राम मनोहर लोहिया देते हैं। इसके अलावा वो सप्त क्रांति की भी बात करते हैं, वो 7 फोल्ड रिवोल्यूशंस की बात करते हैं इनइक्वलिटीज और इनजस्टिस को समाप्त करने के लिए। ये 7 फोल्ड रिवोल्यूशंस क्या है वो देख लेते हैं। पहला है इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता होनी चाहिए, कलर्स के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि कास्ट और जो स्टेटस ऑफ बर्थ स्टेटस है उसके आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ वो कॉलोनिज्म के खिलाफ भी विरोध करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। उनका जो रिवोल्यूशन रहता है सप्त क्रांति में, पांचवा जो है वो प्राइवेट कैपिटलिज्म के खिलाफ भी रहता है, उसको भी वो समाप्त करने की बात करते हैं। वो रिवोल्यूशन करते हैं अगेंस्ट द आर्मामेंट्स के खिलाफ। ठीक ना। और साथ ही साथ उनका जो 7वां रिवोल्यूशन रहता है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट या वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए रहता है। ये 7 रिवोल्यूशंस हैं जो राम मनोहर लोहिया देते हैं। फिर उसके अलावा वो लोग चौखंबा राज का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, द 4 पिलर स्टेट्स का। जो 4 पिलर स्टेट्स है उसमें जो है तो लेवल ऑफ गवर्नेंस की बात
की जाती है राम मनोहर लोहिया के। तो पहले लेवल में जो रहेगा वो विलेज रहेगा, जो ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगा। दूसरा जो लेवल रहेगा वो मंडल या डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेगा, जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा रीजनल गवर्नेंस के लिए। तीसरा जो लेयर होगी वो प्रोविंस होगी, जो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को। और चौथा जो लेयर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस बॉडी होगी, जो ओवरसी करेगी नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को। ठीक, तो ये चार पिलर, फोर पिलर स्टेट्स की बात करते हैं, चौखंबा राज्य की बात करते हैं। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया एक पांचवें पिलर्स की बात करते हैं, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। ये जो फिफ्थ पिलर होगा ये देखेगा ग्लोबल गवर्निंग बॉडी होगी, और ये एड्रेस करेगा इंटरनेशनल इश्यूज और प्रमोट करेगा कोऑपरेशन अमंग द नेशंस के द्वारा। साथ ही साथ इनका मानना था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी वो कंट्रीब्यूट करेगी पीस, जस्टिस और इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑन द ग्लोबल स्केल है उस पर भी वो वर्ल्ड गवर्नमेंट काम करेगा। ठीक, इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी भी देते हैं। वो जो है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कहते हैं कि लोगों के पास जो है तो स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो मैन है वो दूसरे के ऊपर आश्रित न रहे, उसे कोई भी हायर्ड ना करे लेबल्स के लिए। वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के खिलाफ कंप्लीट रूप से नहीं रहते। उनका मानना था कि जो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं या स्टील वर्क्स हैं उसके लिए हमें लार्ज हैवियर मशीन्स की आवश्यकता होती है, लेकिन वो इम्फेसिस करते हैं कि जो स्मॉल यूनिट मशीन्स हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए वो स्मॉल यूनिट मशीन्स पर आधारित होना चाहिए। उनका मानना था कि इससे जो है तो कई सारे एडवांटेज होंगे। विलेज और टाउन जो हमारी कंट्री के हैं उनके पास जो है तो बहुत ही अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल्स है और उसका वो प्रयोग कर सकेंगे। ठीक, इसके अलावा वो जो है तो लिटरेसी और हिंदी लैंग्वेज को भी प्रमोट करने की बात करते हैं। उनका मानना था कि जो इंग्लिश है वो इंडियन लैंग्वेज के लिए उसको जो है तो रिप्लेस किया जाना चाहिए इंडियन लैंग्वेज से। ठीक ना, तो इसके लिए कई सारे कारण देते हैं इंग्लिश के खिलाफ। उनका मानना था कि जो इंग्लिश है उसको बैनिश कर दिया जाना चाहिए, खत्म करना चाहिए, क्योंकि यह जो है तो फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक ना, ये जो लैंग्वेज है ये प्रिविलेज्ड क्लास की लैंग्वेज है, और उनका मानना था जो इंग्लिश है ये बैरियर का काम करती है मासेस और क्लासेस के बीच में। ठीक ना, वो साथ साथ उनका मानना था कि अननेसेसरी बर्डन के रूप में कार्य करती है स्टूडेंट्स के, जिसके कारण उनको फेल्यूर का सामना करना पड़ता है। ठीक ना, फिर उनका मानना था कि ये जो है तो लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रास्ते में ये बाधा के रूप में कार्य करता है। और साथ ही साथ उनका मानना था जो इंडियन जेंट्री है, जनरेशन है, उनका जो है तो बिलीव करना है कि केवल इंग्लिश जो है तो उनके नॉलेज और प्रोग्रेस को बढ़ा सकती है। ये भी ये स्लेविश मेंटेलिटी उसको वो बताते हैं। ठीक, तो ये था उनका लिटरेसी और हिंदी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो यूजीसी नेट एग्जाम्स में राम मनोहर लोहिया पर पूछे गए हैं। पहला है हु एमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ न्यू सोशलिज्म, तो न्यू सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट राम मनोहर लोहिया देते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया वाज अपोज टू, राम मनोहर लोहिया किसका अपोज करते हैं, तो वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों प्रकार की जो तो विचारधारा का वो अपोज करते हैं। तो यहाँ ए और बी होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहिया ओपाइन, लोहिया के विचार क्या है, फ्रीडम एंड ब्रेड आर इंसेपरेबल, सही है। लोहिया जो है तो स्वतंत्रता और भोजन को इंसेपरेबल मानते हैं। द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी वाज वन ऑफ द 7 रिवोल्यूशंस, तो ह्यूमन सोसाइटी से इनइक्वालिटी को समाप्त करने का उनका जो रिवोल्यूशंस है वो भी है 7 रिवोल्यूशंस का एक रिवोल्यूशंस है, ये भी सही है। इफ सोशलिज्म इज डिफाइंड इन 2 वर्ड्स देन दे आर इक्वलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, तो सोशलिज्म का जो उनका कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए था, ये भी सही है। द डिजायर फॉर इक्वलिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड हैज बिकम द डिजायर फॉर बीइंग सिमिलर नॉट इक्वल, यानी कि जो मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हुए लोहिया का मानना था कि जो वर्तमान में जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर होना है, ना कि इक्वल होना है। तो ये भी जो है तो राम मनोहर लोहिया के विचारों से मेल खाता है। यानी यहाँ पर आपका जो 4 नंबर ऑप्शन से ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है लोहिया के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा राम मनोहर लोहिया के पॉलिटिकल थॉट पर कॉन्सेप्ट वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सकें। धन्यवाद, थैंक यू।